हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल योर बीएससी गाइड। आज के इस वीडियो में हम बीएससी फोर्थ सेमेस्टर केमिस्ट्री का यूनिट नंबर 1 पढ़ रहे हैं, जिसका नाम है एटॉमिक स्ट्रक्चर। आज उसका क्लास नंबर 9 होने वाला है, जिसमें हम लोग अफवाऊ प्रिंसिपल के बारे में पढ़ेंगे, जिसको N+L रूल भी कहा जाता है, क्योंकि अफवाऊ ने N+L रूल के बारे में बताया था। इसके पहले की 8 क्लासेस हो चुकी हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो मेरे चैनल पे जाइए, प्लेलिस्ट बनी हुई है बीएससी फोर्थ सेमेस्टर केमिस्ट्री की, आप वहाँ से जा कर के देख सकते हैं। नहीं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने प्लेलिस्ट का लिंक भी अटैच किया हुआ है, आप वहाँ से जा कर के भी देख सकते हैं। कोई भी डाउट होता है आप मुझसे कमेंट करके पूछिए, मैं आप लोगों को लिंक भी प्रोवाइड कर दूँगी, डाउट को भी सॉल्व कर दूँगी। तो अफवाऊ एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने कुछ रूल्स दिए थे, जिनकी बेसिस पे हम ये पता लगा सकते थे कि जैसे कि इलेक्ट्रॉन फिल होता है तो कौन से ऑर्बिट में सबसे पहले फिल होगा और कौन से ऑर्बिट में बाद में फिल होगा, तो उसके बारे में इन्होंने बताया था। तो इसके डेफिनेशन लिखते हैं, फिर मैं आप लोगों को और इसके बारे में, इसका कन्फिग्रेशन क्या था, कैसे इलेक्ट्रॉन फिल होते हैं, N+L की वैल्यू कैसे डिपेंड करती है, इसके कुछ फीचर्स, उसके लिमिटेशंस को भी इस वीडियो में पूरा का पूरा कवर करेंगे। आज की वीडियो के बाद आप लोगों को कहीं और से देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, पूरा का पूरा वीडियो सफिशिएंट है। तो आप लोग जल्दी से लाइक कर दीजिए और जल्दी से कमेंट करके मुझे बताइए कि आप लोगों को वीडियो समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। ठीक, तो सबसे पहले इसमें पहला पॉइंट लिखेंगे, इट स्टेट दैट इलेक्ट्रॉन्स आर फिल्ड। आप लोग भी कॉपी पेन निकाल के बैठा करिए और साथ साथ नोट डाउन करते हुए चलिए करिए, क्योंकि ये सारे नोट्स आप लोगों के एग्ज़ाम के लिए भी यूज़फुल है। तो इट स्टेट दैट, इस मतलब इन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन आर फिल्ड इनटू एटॉमिक ऑर्बिटल्स इन द increasing order of orbital energy लेवल। देखिए, इन्होंने कहा कि जो इलेक्ट्रॉन को फिल किया जाएगा एटॉमिक ऑर्बिटल्स में, लेकिन जो इंक्रीजिंग ऑर्डर के, मतलब पहले छोटा फिर बड़ा फिर बड़ा फिर और बड़ा, उसी हिसाब से इलेक्ट्रॉन को फिल किया जाएगा। फिर नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, अकॉर्डिंग टू द अफवाऊ प्रिंसिपल the available atomic orbitals with the lowest energy levels are occupied। ये उनका ऑफिशियल स्टेटमेंट था। उन्होंने ऑफिशियल स्टेटमेंट में कहा था, पहले लिख लीजिए, बिफोर दोज विथ हायर एनर्जी लेवल्स। देखिए, इन्होंने क्या कहा था, अकॉर्डिंग टू द अफवाऊ प्रिंसिपल के अनुसार द अवेलेबल एटॉमिक ऑर्बिटल, जो कि एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं, किसी भी एटम में प्रेजेंट होते हैं, विद द लोएस्ट एनर्जी लेवल आर ऑक्युपाइड बिफोर, मतलब जिनकी एनर्जी लेवल सबसे ज़्यादा कम होगी उसमें सबसे पहले इलेक्ट्रॉन फिल होगा एज कम्पेयर टू द हायर एनर्जी लेवल। मान लीजिए कि जैसे कि हमारे पास ये ऑर्बिटल है और ये ऑर्बिटल, 2 ऑर्बिटल्स हैं, और इसकी एनर्जी लेवल बहुत ही ज़्यादा कम है, इसकी एनर्जी लेवल बहुत ही ज़्यादा है। तो उनका कहना है कि जो इलेक्ट्रॉन की फिल होने की कैपेबिलिटी है, या कह सकते हो इलेक्ट्रॉन जिसमें फिल होगा वो इंक्रीजिंग ऑर्डर से फिल होगा, मतलब छोटे से बड़ा फिल होगा। तो सबसे छोटा जिसमें होगा उसमें इलेक्ट्रॉन पहले फिल होगा, और फिर सबसे बड़ा जिसमें होगा फिर उसमें इलेक्ट्रॉन फिल होगा। तो यही इनका ऑफिशियल स्टेटमेंट था। अब देखिए, इसमें जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखा जाता है उसको देख लेते हैं। जैसे कि मान लेते हैं हमारी n की वैल्यू क्या है, 1 है, n की वैल्यू 2 है, 3 है, 4 है, n की वैल्यू 5, n की वैल्यू 6, n की वैल्यू 7 तक, और 8 तक लिख लेते हैं, n की वैल्यू 8 तक। और l की वैल्यू यहाँ पर देख लेते हैं, l की वैल्यू 0, l की वैल्यू 1, l की वैल्यू 2। मैंने आप लोगों को बताया n क्या होता है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, और l क्या होता है, आप लोग कमेंट करके मुझे जल्दी से बताइए। ठीक, l क्या होता है,
अब यहाँ पर, तो यहाँ पर सबसे पहले s ऑर्बिटल आता है, तो ये 1 के लिए है तो 1s हो जाएगा, 2 के लिए तो 2s, 3s, 4s, 5s, 6s, 7s और 8s, ठीक। और l के लिए क्या होता है, p यूज़ होता है, और यहाँ से लेकिन यूज़ होगा, ठीक। 2p हो जाएगा, फिर 3p हो जाएगा, 4p, 5p, 6p, 7p तक लिखा जाएगा, ठीक। और जो l की वैल्यू 2 होती है तो उसके लिए d यूज़ होता है, तो यहाँ से लिखा जाएगा 3d, 4d, 5d, 6d। और l की वैल्यू 3 होती है तो f यूज़ होता है, तो यहाँ पर हो जाएगा 4f, 5f। तो इसी तरह इसको लिखा जाता है, ठीक। अब देखिए कैसे हमें इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखा जाएगा। सबसे पहले मैंने बताया कि आप लोगों को लोवेस्ट एनर्जी में सबसे पहले फिल होगा, तो सबसे पहले लोवेस्ट एनर्जी के लिए क्या आता है, 1s में ऑर्बिटल फिल होगा, फिर उसके बाद 2s में ऑर्बिटल फिल होगा, फिर उसके बाद ऐसे चलेगा, 1s में ऑर्बिटल फिल, 2s में ऑर्बिटल फिल, 2p, 3, फिर 2p में ऑर्बिटल फिर 3s में ऑर्बिटल फिर उसके बाद 3p में, फिर 4s में, फिर 3d, 4p, 5s में, फिर 4d, 5p, 6s में, फिर 4f, 5d, 6p, 7s में, फिर 5f, 6d, 7p और 8s में। इस तरह ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन फिल किया जाएगा। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन नेक्स्ट पेज में लिख लेते हैं, इस पेज में जगह नहीं है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कहाँ पर लिखा जाएगा। देखिए s में कितने इलेक्ट्रॉन फिल किए जाते हैं, 2 में, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन इसमें फिल किए जाते हैं। p में कितने फिल किए जाते हैं, 2। फिर उसके बाद डी में कितने फिल करते हैं, 10, ठीक। अरे पी में 6 करते हैं, डी में 10 करते हैं, एफ में 14 इलेक्ट्रॉन की फिलिंग होती है। ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ। अगर आपने स्टार्टिंग से लेक्चर देखा तो आप लोगों को ज़रूर समझ में आ जाएगा, क्योंकि मैंने शेप्स ऑफ ऑर्बिटल्स में भी बहुत टाइम लेकर के आप लोगों को अच्छे से समझाया हुआ है। अगर आप नोट्स नहीं बना रहे तो प्रॉपरली नोट्स बनाते हुए चलिए, आप लोगों के लिए ये सारे नोट्स इंपॉर्टेंट होंगे। तो आगे नेक्स्ट पेज में इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देख लेते हैं। सबसे पहले 1s, फिर 2, फिर क्या था 2s, फिर 2p, 3s। तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखेंगे, यहाँ पर हेडिंग डालिएगा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जैसे कि मैंने बताया, इलेक्ट्रॉन जैसे फिल हो रहा है, क्या आएगा 1s2, 2s2। ये देखिए यहाँ से, यहाँ पर कितना है 1s है, और 1s में 2 इलेक्ट्रॉन फिल होंगे, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d, 10 और 4p6, 5s2। इसी तरीके से लिखा जाएगा। तो क्या हो गया 1s2, 2s2, 2p6, मुझे तो याद है ये पूरा, आप लोगों को भी याद हो जाएगा अगर आप लोग प्रैक्टिस करेंगे, ठीक। 4s2, 3d, 10, 3d, 10 के बाद 4p6, 5s2, 4d, 10, 5p6, 6s2, 4f, 14, फिर 5d, 10 होगा, 6p6 होगा, 7s2, 5f, 14, 6d, 10 और 7p6 और लास्ट है 8s2। तो ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगा। आप लोग मिला लीजिएगा कि मैंने सही लिखा है कि नहीं लिखा है, मुझे तो पूरा याद था। अब मैं आप लोगों को बताती हूँ n+l रूल के अकॉर्डिंग क्या कहता है। देखिए मैंने आप लोगों को बताया कि वाउ प्रिंसिपल कहता है कि जिसकी एनर्जी लोवेस्ट होगी तो उसमें इलेक्ट्रॉन पहले फिल होंगे। तो n+l रूल में क्या होता है कि इसमें देखा जाता है किसकी एनर्जी लेवल में कहाँ पर ऑर्बिटल फिल होगा। देखिए मैं आप लोगों को 2 केस से समझाती हूँ। सबसे पहले केस नंबर फर्स्ट ले लेते हैं। केस नंबर फर्स्ट में हम लोग n+l की रूल की वैल्यू देखने वाले हैं, ठीक। केस नंबर सेकंड में भी बताऊंगी। जैसे कि हम मान लेते हैं, एक एग्जांपल ले लेते हैं 3p एंड 3d का ले लेते हैं, जिसकी n की वैल्यू क्या है, सेम है। n की वैल्यू सेम है, कितनी है 3 है। तो हम लोग इसमें देखेंगे कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कैसे फिल होगा। तो देखिए n की वैल्यू क्या है 3 है, इसके लिए भी n की वैल्यू 3 है, और l कितना है, p के लिए कितना होता है 1 होता है, और l की वैल्यू d के लिए, d ऑर्बिटल के लिए l की वैल्यू क्या होती है 2 होता है। तो n+l लगाते हैं, n+l मतलब 3 + 1 कितना हो गया 4 हो गया, और n+l = 3 + 2 कितना हो गया 5 हो गया। तो हम यहाँ पर ये देखेंगे कि जिसकी n+l की वैल्यू कम होगी उसमें सबसे पहले उस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन फिलअप होगा, मतलब 3p में सबसे पहले इलेक्ट्रॉन फिल होगा, फिर उसके बाद 3d में फिल होगा। तो यहाँ पर एक पॉइंट लिख भी लीजिएगा, whose n+l value is less, whose n+l value is less than the electron filled first,
ठीक, जिसकी n+l की वैल्यू कम होगी तो उसमें इलेक्ट्रॉन पहले फिल होगा। ठीक, अब एक केस और देखते हैं जिसकी अगर मान लीजिए कि n+l की वैल्यू सेम आ जाती है, तो केस नंबर सेकेंड देखते हैं। n+l रूल के हिसाब से देखते हैं कि अगर हम एग्जाम्पल ले लेते हैं 4s और 3p का, 4s और 3p का, यहाँ पर n की वैल्यू क्या है, ये डिफरेंट है। ठीक, कितनी है, 4 है और 3 है। तो इसके लिए देखिए क्या आएगा, इसके लिए n की वैल्यू 4 है और l की वैल्यू s ऑर्बिटल के लिए कितनी होती है, s ऑर्बिटल, ना कि मैंने p और d बोला, s ऑर्बिटल के l की वैल्यू 0 होती है। ठीक, और इसके n की वैल्यू 3 है, ये n की वैल्यू 3 है और l कितना होगा, 1 हो जाएगा। यहाँ पर n+l रूल लगाते हैं तो 4 + 0 मतलब 4 आएगा, और यहाँ पर n+l लगाएंगे 3 + 1 = 4। अब यहाँ देखिए इस केस में देखिए n+l की वैल्यू क्या आ गई, सेम आ गई। तो इस केस में हम कैसे पता करेंगे कि इलेक्ट्रॉन हमारे कौन से ऑर्बिटल में पहले फिल होगा, 4s में होगा कि 4d में होगा। इस केस में क्या होगा कि जिसकी n की वैल्यू छोटी होगी उसमें इलेक्ट्रॉन सबसे पहले फिल होगा। देखिए n की वैल्यू 3 है, यहाँ पर 4 है, तो यहाँ पर 3p में ऑर्बिटल जो है, इलेक्ट्रॉन जो है पहले फिल होगा, फिर 4s में होगा। ठीक, तो यहाँ पर लिख लीजिएगा कि जिसकी n की वैल्यू छोटी होगी उसमें इलेक्ट्रॉन सबसे पहले फिल होगा। ठीक, तो मैंने आप लोगों को पूरा का पूरा अबाउ प्रिंसिपल जिन्होंने n+l रूल के बारे में बताया था उसको पूरा का पूरा एक्सप्लेन कर दिया है। अब हम लोग इसके कुछ फीचर्स के बारे में देखते हैं। एग्ज़ाम में कुछ फीचर्स पूछ लेता है कि आप लोग अबाउ प्रिंसिपल के कुछ फीचर्स के बारे में बताइए, तो नेक्स्ट पेज में हेडिंग डाल लेंगे फीचर्स ऑफ अबाउ प्रिंसिपल, यही नीचे ही डाल लीजिए फीचर्स, और जितने फीचर्स लिखाओगे उतना सफिशिएंट है आप लोगों को, और एग्ज़ाम में आता है तो सिर्फ इतने ही लिख दीजिएगा, फीचर्स ऑफ अबाउ प्रिंसिपल। ठीक, अबाउ प्रिंसिपल का पहला फीचर क्या कहता है, लिखेंगे अकॉर्डिंग टू, दिख रहा है आप लोगों को क्लियर, अकॉर्डिंग टू अबाउ प्रिंसिपल इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑक्यूपाई दोज ऑर्बिटल्स। पहले में यही लिखना है कि जो अबाउ प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग उन्होंने क्या कहा था कि इलेक्ट्रॉन जो फिल होगा पहले किस ऑर्बिट में फिल होगा, मतलब जिसकी एनर्जी लोवेस्ट होगा उसमें फिल होगा, फिर उसके बाद हाईएस्ट एनर्जी में फिल होगा, और उसमें भी जो लोवेस्ट एनर्जी वाला होना चाहिए उसका इलेक्ट्रॉन जो हो कम्प्लीटली फिल्ड होने चाहिए। ठीक, तो इसमें लिखेंगे अकॉर्डिंग टू अबाउ प्रिंसिपल इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑक्यूपाई दोज ऑर्बिटल्स हुज एनर्जी इज द लोवेस्ट। फिर नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे दिस implies that the electron enters the orbital having higher energies only when orbitals with lower energies have been completely filled। देखिए इसमें क्या कह रहा है, अबाउ प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन जो पहले फिल होगा जिसकी एनर्जी कम होगी, इसका मतलब है कि जो इलेक्ट्रॉन इंटर्स द ऑर्बिटल हैविंग हायर एनर्जी ओनली व्हेन द ऑर्बिटल विथ लोअर एनर्जी, मतलब हायर एनर्जी में तभी इंटर कर पाएगा जब वो लोअर एनर्जी में पहले इंटर कर पाए, मतलब कर चुका होगा। हैव बीन कम्प्लीटली फिल, मतलब कि लोअर एनर्जी वाला शेल कम्प्लीटली फिल हो जाने के बाद ही हायर एनर्जी में फिल कर पाएगा। ठीक, तो ये इसका 2 मैंने पॉइंट लिखवा दिया। अब आगे देखते हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट में आप इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी लिख सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट में आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख दीजिएगा। फिर उसके नेक्स्ट पॉइंट में लिखिएगा द ऑर्डर इन विच द एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल्स increases can be determined
can be determined with the help of the n plus l rule, where the sum of the principal and azimuthal quantum number determine the energy level of the orbital, इसमें देखिए इसमें क्या कह रहा है द ऑर्डर इन विच द एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल इंक्रीजेज, जिस ऑर्डर में जो एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल है वो इंक्रीज करेगा तो वो किस बेसिस पे डिटरमाइन होगा, वो n+l रूल के बेसिस पे डिटरमाइन होगा, जहाँ पर जो सम होगा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, मतलब n+l की बात कर रहा है, जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और एजीमुथल क्वांटम नंबर का सम होगा, ये हमें बताएगा कि क्या उसकी एनर्जी लेवल है ऑर्बिटल की, और उसी के अकॉर्डिंग ही हमारे इलेक्ट्रॉन फिल होगा। क्योंकि देखिए जो फुली फिल ऑर्बिटल होते हैं वो सबसे ज़्यादा कैपेसिटी होती है उनके पास कि इलेक्ट्रॉन को गेन कर सके और स्टेबल रह सके, ठीक। और फिर उसके बाद क्या होता है, हाफ फील्ड भी होते हैं, फिर उसके बाद क्या होता है, वैकेंट फील्ड स्टेबल होते हैं, वैकेंट फील्ड, ठीक। तो ये ज़्यादा स्टेबल होते हैं। तो यही नेक्स्ट पॉइंट इसी के बारे में है। तो नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा आगे, द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ क्रोमियम, जो क्रोमियम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होती है वो होता है AR, और ये केस जो है एक्सेप्शन वाला केस है कि सिर्फ इसी में ऐसा होता है, वो होता है AR 3d5 4s1 एंड नॉट AR 3d4 आर्सेनिक होता है, ठीक। फिर लिखेंगे, देखिए इसमें कह रहा है जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है क्रोमियम का वो होता है AR 3d5 4s1, लेकिन जब हम लोग कन्फिग्रेशन में देखते हैं तो उसके पहले तो हमें 4s2 में फिल करना चाहिए, 3d5 में क्यों हो गया है, तो ये एक एक्सेप्शनल केस होता है। और तो इसमें आगे लिखेंगे, द एक्सेप्शन इज एट्रीब्यूटेड टू सेवरल फैक्टर्स, कुछ फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, जैसे कि सच एज इंक्रीज्ड स्टेबिलिटी, जैसे कि मैंने स्टेबिलिटी के बारे में आप लोगों को बताया कि जो फुली फिल्ड होता है ज़्यादा स्टेबल होता है, ठीक। तो इंक्रीज स्टेबिलिटी प्रोवाइडेड बाई हाफ फिल्ड सबशेल एंड द relatively low energy gap between the 3d and 4s subshell, ठीक। इसमें क्या कह रहा है कि जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है क्रोमियम का ये वाला होता है, ये कुछ एक्सेप्शन के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि ये स्टेबिलिटी के ऊपर जो हाफ फील्ड ऑर्बिटल या कह सकते हो हाफ फील्ड सबसेल होता है ज़्यादा स्टेबल होता है एज़ कम्पेयर टू द जो वैकेंट स्पेस में होता है। तो इसमें देखा गया है कि 3D वाला जो हायर एनर्जी गैप में शो करता है तो ये ज़्यादा स्टेबल होगा एज़ कम्पेयर टू द 4s। तो 3D4 में 4 की जगह 3D5 में इलेक्ट्रॉन फिल हो जाएगा, मतलब एक इलेक्ट्रॉन इसमें और फिल हो जाएगा, और ये 4s1 में हो जाएगा, ठीक। मैं आप लोगों को करके भी बताती हूँ। देखिए क्रोमियम है जिसका होगा 1s2 2s2, करेक्ट वाला बता रही हूँ, अच्छा पहले वो वाला बता देती हूँ। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d4 में था। अब यहाँ पर देखिए 4s2 में 2 इलेक्ट्रॉन फिल होंगे और इसमें कितने होंगे 4 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4। लेकिन ऐसा नहीं होता है, जो हाफ फिल ऑर्बिटल होते ज़्यादा स्टेबल होते हैं, ठीक। यहाँ पर देखिए यहाँ पर एक वैकेंट है, यहाँ पर भी एक वैकेंट है, ठीक। तो हम लोग इसको करेंगे, लास्ट में लिख लीजिएगा 4s1 और ये 3d5। तो इसमें पहले फिल हुआ है ना, तो इसको हम पहले भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा 1 ऑर्बिटल इसमें हो जाएगा और 5 इसमें, 1 2 3 और अच्छा p का 5 बनता है ना, d का है, d 3 4 5,
ये देखिए 1, ये इसमें 4 रहेगा, 1 2 3 4, ठीक, 4 इसमें फिल हो गए। तो एक तो तुम्हारा वैकेंट बच रहा है ना, और वैकेंट वाला जो होता है कम स्टेबल होता है। और यहाँ पर देखिए 3 4 5, तो ये फुली फील्ड हो गया, मतलब हाफ फील्ड हो गया। तो हाफ फील्ड वाला ज़्यादा स्टेबल होता है एज़ कम्पेयर टू द वैकेंट वाला। तो क्रोमियम का जो राइट कन्फिग्रेशन होगा, यहाँ तक लिखिएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 3d5, और इसका ये डायग्राम बना लीजिएगा, ठीक। और मैंने अभी आप लोगों को बताया कि वैकेंट वाले से ज़्यादा हाफ फील्ड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, और हाफ फील्ड से ज़्यादा फुली फील्ड ज़्यादा स्टेबल होता है या स्ट्रॉन्ग होता है, ठीक। तो मैंने आप लोगों को इसके फीचर्स के बारे में बता दिया। अब इसकी लिमिटेशंस को देख लेते हैं, फिर उसके बाद लेक्चर कंप्लीट करते हैं, ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं बनाते हैं, ठीक। इसकी लिमिटेशंस देख लीजिए, यहीं पर देख लीजिए इसकी लिमिटेशंस। अब बाऊ ने सारी चीज़ तो बताने की कोशिश की, लेकिन जो आयनाइजेशन वाले इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिसमें आयंस वगैरह होते हैं, तो उसके बारे में इन्होंने एक क्या किया, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन नहीं बता पाए कि अगर इलेक्ट्रॉन जो एटम होता है उसके ऊपर आयंस प्रेजेंट होते हैं तो उसका भी तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होना चाहिए ना, लेकिन इन्होंने नहीं बता पाया। तो लिखेंगे डू नॉट प्रेडिक्ट इलेक्ट्रॉनिक configuration of atom on ionization, 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 ठीक। और इन्होंने ये भी नहीं बता पाया कि स्ट्रॉन्ग फील्ड और वीक फील्ड लिगैंड में भी इन्होंने ये नहीं बता पाया कि n-L की वैल्यू किसके ऊपर कैसे डिपेंड करती है। देखिए मैं आप लोगों को समझाती हूँ, लिखेंगे पहले ऑल्दो n-L d सबशेल एंड ns सबशेल lie quite close together, the former is somewhat higher in energy। देखिए इसमें क्या है, जैसे ऑक्सीजन होता है उसमें 8 होता है ना, तो इसमें 1s2 2s2 और 2p4, 2 2 4 2 8, मतलब 8 इलेक्ट्रॉन इसमें फिल होते हैं। और जो ऑक्सीजन होता है अगर हम -2 कर दें तो उसमें जो इलेक्ट्रॉन होंगे 1s2 2s2 2p4 और 3s2 में भी फेल हो जाएंगे, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन और जुड़ जाते हैं, ठीक। तो इसमें क्या होगा कि जो ये क्या होता है 2p4 वाला जो होता है ये स्ट्रॉन्ग होता है, और 3s2 वाला जो वीक लिगेंड होते हैं, तो इसके बारे में भी इन्होंने नहीं बताया था। और बस इतना ही, तभी तो ये एक्सेप्शन आया था कि 3d5 में इलेक्ट्रॉन फेल हुए और 4s में सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन फेल हुए, तो ये एक्सेप्शन केस ही तो था, यही लिए इन्होंने इसके बारे में भी नहीं बता पाया। तो ये इसकी लिमिटेशंस हो गए। तो आज का वीडियो कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में बस एक ही टॉपिक बच गया है, कौन सा बचा है, पॉली एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल और हुंड मल्टीप्लिसिटी रूल, 2 टॉपिक बचा है। तो एक वीडियो और आएगी इसकी यूनिट 1 की, नहीं तो पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाएगा। इसकी आप लोगों को नोट्स अभी लास्ट में मैं अटैच कर दूंगी। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे ही पूरे यूनिट मैं आप लोगों को डिटेल में पढ़ाने वाली हूँ, सब कुछ अच्छे से समझाने वाली हूँ, नोट डाउन कराने वाली हूँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर सब कुछ प्रोवाइड करने वाली हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिएगा, ताकि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। गुड बाय एंड स्टे सेफ।